वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवनीत कौर एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है फॉर एनटी यूजीसी नेट एग्जाम 2020 पेपर 2 कॉमर्स के लिए। सो गाइज मैं इस सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपसे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी आपके पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड। एंड ये सारे क्वेश्चंस होंगे आपके बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न। यस, बिल्कुल जैसे रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। सो गाइज आई हैव कम अप विद दिस सीरीज सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बिफोर योर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम से पहले देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड उसमें अगर आपको एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए तो कितनी अच्छी बात है ना। सो इसीलिए मैं एक्चुअल पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ बिफोर योर एग्जाम, राइट। सो गाइज हम इस MCQ सीरीज़ में हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं एंड आज की वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 6 है, ठीक है। सो गाइज इन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, जैसे बिल्कुल रियल एग्जाम में क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे बिल्कुल वैसे ही पहले आप खुद सॉल्व करने की ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, देन उसके बाद यहाँ पर आप सोल्यूशन देखना, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 51, Which of the following statement is not correct about WTO? सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है WTO के ऊपर। यहाँ पर आपको WTO से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो आपको यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट 1 दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये टॉपिक आपका जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 1 से है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है। First is the primary aim of WTO is to promote multilateral trade by eliminating tariff and non-tariff barriers। तो कह रहे हैं कि WTO का प्राइमरी एम क्या है, मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट करके। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसी पर्पस के लिए बनाया गया था। सेकेंड इज इट रिप्लेस्ड गैट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट कि WTO जो है वो गैट को रिप्लेस करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। थर्ड इज it has 165 countries as its members। so this statement is incorrect because WTO के 165 members नहीं हैं बल्कि 164 countries हैं as its members। so third statement क्या हो गई, incorrect। and fourth is WTO is not an agent of United Nations कि WTO United Nations का एजेंट नहीं है। so this statement is correct क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF तो हैं यूनाइटेड नेशंस के एजेंट बट WTO नहीं है। सो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इट हैज़ 165 कंट्रीज एट इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। सो एग्जाम में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में। सो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। सो इन क्वेश्चंस में आपको असर्शन एक स्टेटमेंट दे दी जाती है एंड रीजन एक दूसरी स्टेटमेंट दे दी जाती है। आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन ट्रू है या नहीं एंड रीज़न ट्रू है या नहीं। अगर रीज़न और असर्शन दोनों ही ट्रू हैं तो क्या रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एंड फिर नीचे 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। फाइन। सो लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। असर्शन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एट द सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस। सो ये बोला गया है कि गुड गवर्नेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एंड रीज़न क्या है, गुड गवर्नेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस इन द कंडक्ट ऑफ अ कंपनी टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। तो रीज़न में आपको गुड गवर्नेंस का बताया हुआ है कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस को इंश्योर करना किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज़ में ताकि वो अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। सो देखते हैं दोनों ट्रू है या नहीं। सो असर्शन कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एट द सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वाई,
क्योंकि गुड गवर्नेंस होता क्या है, देखो गुड गवर्नेंस मीन्स जब एक कंपनी अपनी कंडक्ट में मीन्स अपनी एक्टिविटीज़ में ये इंश्योर कर रही है कि वो ट्रांसपेरेंट है अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, वो अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर फेयर है एंड अकाउंटेबल है अपने सभी स्टेक होल्डर्स को। अगर कंपनी ऐसा कुछ कर रही है मीन्स अपनी एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों को फॉलो कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को, इट मीन्स कंपनी इज़ इन गुड गवर्नेंस। ठीक है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गुड गवर्नेंस का सेंटर पॉइंट कैसे हुए, बिकॉज कोई भी कंपनी अगर ये चीज़ें फॉलो करेगी तो अल्टीमेटली कौन करेगा वो चीज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गुड गवर्नेंस का सेंटर पॉइंट, या फिर इसको आप कह सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेंटर पॉइंट होते हैं। सो असर्शन इज ट्रू हेयर। नाउ रीज़न देखते हैं। Good governance is a practice of ensuring transparency, accountability and fairness in the conduct of a company to satisfy the interests of all its stakeholders. तो good governance के बारे में यहाँ बताया गया है and this statement is true बिकॉज गुड गवर्नेंस यही होती है जब एक कंपनी अपने सभी कंडक्ट में, अपनी एक्टिविटीज़ में इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज फेयरनेस को, ताकि वो अपने सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके, बी इट शेयर होल्डर्स, बी इट एम्प्लॉयज़, बी इट कस्टमर्स, बी इट सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, सो रीज़न इज ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गुड गवर्नेंस का सेंटर पॉइंट होते हैं एंड गुड गवर्नेंस होती क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। फाइन, सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Fine. So this question is from the unit Business Management and HRM. तो बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM वाली यूनिट से आपका ये क्वेश्चन है एंड वहाँ पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है एंड आपको यहाँ पर मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, कैटेगरी ऑफ एग्जम्प्ट कैपिटल गेन्स एंड लिस्ट 2 में क्या गिवन है, सेक्शन। सो गाइज दिस टॉपिक इज फ्रॉम यूनिट इनकम टैक्स। ठीक है, जो लास्ट यूनिट होती है इनकम टैक्स की, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो गाइस पेपर में भी आपको सेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का सेक्शन आपको पूछा जा सकता है, तो सेक्शंस आपको इग्नोर नहीं करने हैं। जब आप इनकम टैक्स यूनिट की प्रिपरेशन करें तो सेक्शन को भी अच्छे से करना है। तो यहाँ पर एग्जम्प्ट कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग किन किन सेक्शंस में बताया गया है अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो वो ही यहाँ पर आपको मैच करना है एंड फिर नीचे फर्दर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, सो पेपर में भी आपको इस तरह से मैचिंग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। फर्स्ट इज कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो जब एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाए एंड उस केस में जब कैपिटल गेन होता है एंड तो वहाँ पर कितनी कैपिटल गेन जो है वो एग्जम्प्ट होती है टैक्स पे करने से, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो किस सेक्शन के अंडर मेंशन्ड है, वो मेंशन्ड है सेक्शन 54 के अंडर। फाइन, सो 1 मैचेस विद डी। सो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। एंड और भी क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी मैंने यूनिट वाइज डिस्कस किए हैं सेपरेट वीडियोज़ में, जिनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, फुल प्लेलिस्ट है जिसमें आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। फाइन, सो देखो गाइज हमने फर्स्ट को मैच किया डी के साथ। सो पेपर में भी अगर आपको 4 ऑप्शंस जो यहाँ पे गिवन है 4 पॉइंट्स, अगर आपको ये 4 नहीं आते, आपको इनमें से 1 या 2 आते हैं, तो आप वही चीज़ अब ऑप्शंस में देखो कि जो आपको करेक्ट आंसर पता है वो ऑप्शंस में है या नहीं। सपोज आपको फर्स्ट का पता है कि फर्स्ट का डी करेक्ट है, तो फर्स्ट का डी आप देखो किस किस ऑप्शन में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में आपको फर्स्ट के साथ डी दिया हुआ है। इट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2। सो फिर आप नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट जो है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इज कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो अगर आपकी कोई भी लैंड या बिल्डिंग थी जिसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, अगर उसको गवर्नमेंट कंपल्सरीली अक्वायर कर लेती है, तो उस केस में जो आपको कैपिटल गेन होता है उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो किस में मेंशन है, किस सेक्शन के अंदर मेंशन है, वो मेंशन है सेक्शन 54D के अंदर। ठीक है, तो सेकेंड मैचेस विद ए। तो सेकंड मैचेस विद ए आपको फर्स्ट और सेकंड में से कहाँ पे गिवन है,
फर्स्ट ऑप्शन में, इट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बाकी भी अब देख लेते हैं। थर्ड इज कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से आपको कैपिटल गेन होता है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके रिगार्डिंग कितनी आपकी जो कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट होगा, उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो मेंशन है सेक्शन 54F के अंडर। सो थर्ड मैचेस विद बी, ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है सेम। एंड फोर्थ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ये आपका गिवन है सेक्शन नंबर 54B के अंदर, ठीक है। तो फोर्थ मैचेस विद सी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? सो पेपर में भी आप इस तरह से मैचिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइज इनकम टैक्स यूनिट से सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सेक्शंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स ₹1,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट ₹45,000, प्रॉफिट ₹15,000, द PV रेशियो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन इज। तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड उसके बेसिस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? PV रेशियो, ठीक है। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है आपका किस यूनिट से है? इट इज़ फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट, जो सेकेंड यूनिट है आपकी, एंड उसमें भी अकाउंटिंग पोर्शन से क्वेश्चन है। अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक आता है, उस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन है। तो गाइज ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको PV रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर में भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करना होता है करेक्ट आंसर। तो ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, छोटी कैलकुलेशंस वाले ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको PV रेशियो कैलकुलेट करना है। तो गाइज मार्जिनल कॉस्टिंग में PV रेशियो हो गया, ठीक है। देन वहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन का टॉपिक आता है, कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये काफ़ी मतलब छोटे फॉर्मूलाज हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर एक PV रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आया है। सो देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो देखो PV रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड इसका एक और फॉर्मूला भी होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूशन को हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ आपके पास वेरिएबल कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ सेल्स गिवन है, और क्या गिवन है? फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज़ 45,000 प्लस प्रॉफिट दैट इज़ 15,000, कितना आ जाएगा ये? 60,000। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 60,000। नाउ आपको कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना कैलकुलेट किया हमने? 60,000, एंड सेल्स कितनी थी? 1,50,000। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? PV रेशियो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ गया 40%, ठीक है। तो यहाँ पर 40% कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। फाइन गाइस, तो इस तरह से छोटी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूलाज भी अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो गाइज एग्जाम में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स इस तरह से गिवन होंगी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा इनमें से करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सी है, एंड देन फिर आपको यहाँ से 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फाइन, सो देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रेड क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स लूजिंग आउट टू द इनएफिशिएंट वंस। Statement 2, trade diversion is the substitution of inefficient domestic producers by efficient foreign producers. So guys, this question is from the unit business environment and international business. तो आपकी जो unit 1 है वहाँ से क्वेश्चन है, एंड उसमें जो टॉपिक है रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स का, तो उसके अंदर से ही आपका ये कॉन्सेप्ट बनता है ट्रेड क्रिएशन का एज वेल एज ट्रेड डाइवर्जन का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है।
सो गाइज रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? देखो, जब पूरे वर्ल्ड में अगर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से कुछ कंट्रीज़ हैं वो आपस में अग्रीमेंट कर लेते हैं कि वो आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है, फ्री ट्रेड करेंगे, मींस बैरियर्स को हटाकर, टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाकर, जब वो जोग्राफिकल रीजन में जो कंट्रीज़ हैं आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए अग्रीमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो मीन्स उन कंट्रीज़ ने एक ब्लॉक बना लिया कि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे। तो वहाँ पर अगर सपोज़ कोई कंट्री के अंदर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स बना रहा था एंड वो अच्छे से नहीं बना पा रहा था, मीन्स एफिशिएंसी नहीं आ रही थी, तो इस केस में क्या होगा कि अब उन्होंने क्या किया, उस कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ अग्रीमेंट कर लिया है, तो अब वो क्या करेगा, वही सेम प्रोडक्ट्स जो है दूसरा कंट्री अच्छे से बना पा रहा है, मीन्स एफिशिएंसी के साथ बना पा रहा है, तो वो उसके साथ अब ट्रेड करेगा, मीन्स वहाँ से वो इम्पोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपस में अग्रीमेंट हो जाता है, ट्रेड करते हैं दोनों कंट्रीज़ या फिर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़। तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, यही कि जब एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रोड्यूसर्स जो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं, अब उनसे प्रोडक्ट्स ना खरीद के बल्कि दूसरे कंट्री के एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, गुड्स को परचेज करते हो, उसे बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन, ठीक है। एंड ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है, ट्रेड डाइवर्जन ये होता है कि सपोज़ आप पहले किसी और कंट्री से ट्रेड कर रहे थे, वो आपको एफिशिएंटली गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था एंड आपको वो एक्सपोर्ट कर रहा था गुड्स, बट अब क्या है कि आपने किसी दूसरे कंट्री के साथ रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स बना लिए हैं, तो अब आप क्या करोगे, जिससे पहले आप ले रहे थे गुड्स, उससे नहीं लोगे बल्कि उस कंट्री से लोगे जो आपका मेंबर कंट्री अब बन गया है आपके रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो आपको एफिशिएंटली गुड्स बनाकर पहले दे रहा था, अब आप उससे नहीं परचेज़ कर रहे बल्कि अपने मेंबर कंट्री से परचेज़ कर रहे हो, जो कि इनएफिशिएंट भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ट्रेड डाइवर्जन, मीन्स एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स से इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स को ट्रेड डाइवर्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। ट्रेड क्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स लूजिंग आउट टू द इनएफिशिएंट वंस, मीन्स जो एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जगह किसने ले ली है, इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स ने। सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ये ट्रेड क्रिएशन नहीं होता, इसे ट्रेड डाइवर्जन बोलते हैं, कि जब एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स की जगह पे इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स से ट्रेड करने लग जाए तो उसे बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन, ट्रेड डाइवर्ट हो गया है। एंड सेकेंड इज ट्रेड डाइवर्जन इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ इनएफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय एफिशिएंट फॉरेन प्रोड्यूसर्स, मीन्स जो आपके इनएफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जगह अगर एक एफिशिएंट फॉरेन प्रोड्यूसर ले ले तो उसे ट्रेड डाइवर्जन नहीं बल्कि ट्रेड क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जो एफिशिएंटली गुड्स बना रहे हैं आप उनसे ट्रेड कर रहे हो अब, तो इसे बोलते हैं ट्रेड क्रिएट करना। तो इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन दोनों के मीनिंग को ही इंटरचेंज कर दिया गया है। तो पेपर में भी ऐसा हो सकता है, क्वेश्चंस में आपको मीनिंग जो है वो इंटरचेंज करके दे दें तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फाइन। Question number 56. The concept of MBO was propounded by. So MBO का concept किसने दिया था, हेनरी फ्योर, पीटर एफ ड्रकर, मैकक्लेलैंड एंड डेविड रिकार्डो। सो गाइज MBO का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, ठीक है। तो MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ये एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक होती है। हम ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। एंड ये एक मोटिवेशनल टेक्निक भी होती है जहाँ पर हम गोल्स को सेट करके ये देखते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस अचीव हुई है, एम्प्लॉयज़ ने गोल्स को अचीव किया है नहीं, एंड उसके बेसिस पे फिर उन्हें मोटिवेशन मिलती है अगर वो गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो। सो MBO की टेक्निक जो है वो किसने दी थी, वो दी थी पीटर एफ ड्रकर ने। सो गाइज MBO का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसका मीनिंग क्या है, किसने प्रपाउंड किया था, क्या प्रोसेस है इसके अंदर, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो MBO के ऊपर किसी भी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसके प्रपाउंडर के ऊपर आपसे पूछा गया है, तो उसका आंसर है पीटर एफ ड्रकर। फाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. Which of the following is not a limitation of the payback period method of capital budgeting? सो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पे बैक पीरियड मेथड का लिमिटेशन नहीं है,
पे बैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग का लिमिटेशन नहीं है, आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है एंड फिर आपको फर्दर ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो गाइस, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नॉट अ लिमिटेशन, कौन सी लिमिटेशन नहीं है। सो गाइस, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द यूनिट बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस फाइनेंस में जो टॉपिक आता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि पे बैक पीरियड मेथड के रिगार्डिंग इनमें से क्या लिमिटेशन नहीं है। फर्स्ट इज इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पे बैक पीरियड मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। सो दिस स्टेटमेंट इज अ लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, कि ये इसका एक डीमेरिट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट। मीन्स ये क्या है, इसका लिमिटेशन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये ए स्टेटमेंट जो है इसका लिमिटेशन है। स्टेटमेंट बी, इट डज नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, कि यहाँ पर ये इसकी लिमिटेशन है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर नहीं करता ये मेथड। थर्ड इज इट डज नॉट मेजर द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन होता है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अगर आप पे बैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करने जाओ कि वो प्रोजेक्ट सही रहेगा या नहीं, तो वहाँ पर ये मेथड जो है वो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मेजर करता उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, ये इसका एक लिमिटेशन है। तो सी भी क्या है, इसका एक लिमिटेशन। डी इज इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो ये जो मेथड है कैपिटल बजटिंग टेक्निक का, काफ़ी सिंपल, कैपिटल बजटिंग की काफ़ी सिंपल टेक्निक है, सिंपल मेथड है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इसका लिमिटेशन नहीं है, डीमेरिट नहीं है, बल्कि मेरिट है। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है, लिमिटेशन नहीं है। और आपको फाइंड आउट क्या करना था कि लिमिटेशन कौन सी नहीं है, और वो कौन सी स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट डी। बाकी सब क्या है, लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली डी। फाइन। सो पेपर में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के देन आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। सो अगेन यहाँ पर आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन है एंड आपको फिर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन इज the main objective of market segmentation is to locate the difference among the buyers so that homogeneous groups of buyers can be determined. Reason, it is assumed that in a market all the buyers are identical in every aspect. So this question is from unit 8, that is marketing management. तो मार्केटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है और टॉपिक क्या है यहाँ पर, मार्केट सेगमेंटेशन का। तो सेगमेंटेशन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो असर्शन कह रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफरेंसेस को लोकेट किया जा सके, बायर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि हम बायर्स के होमोजीनियस ग्रुप्स को डिटर्मिन कर सकें। ठीक है, मींस जो मार्केट है, आपके जो बायर्स हैं उनको आप उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सके, और वो ग्रुप्स क्या होंगे, होमोजीनियस ग्रुप्स। तो मार्केट सेगमेंटेशन का यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी मार्केट को सेगमेंट करना, कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। तो असर्शन इज ट्रू। Reason is, it is assumed that in a market all the buyers are identical in every aspect. रीज़न कह रहे हैं कि ये एज्यूम किया जाता है कि एक मार्केट में जितने भी बायर्स हैं वो सभी आइडेंटिकल हैं, मीन्स सभी सेम है इन एवरी आस्पेक्ट। तो ऐसा तो नहीं होता, कोई भी बायर सेम नहीं होता, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई एज वाइज डिफरेंट होता है, तो कोई एजुकेशन वाइज डिफरेंट होता है, किसी की फैमिली साइज़ के बेसिस पे वो डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी का जो फैमिली इनकम है उसके बेसिस पे वो डिफरेंट होता है। तो बायर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड वो अपने अपने अकॉर्डिंग फिर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेते हैं। तो बायर्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। सो रीज़न इज फॉल्स हेयर। फाइन। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। फाइन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। सो अगेन आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज मीन डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड ईदर फ्रॉम मीन और मीडियन। स्टेटमेंट 2, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम मीन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनिट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स।
ठीक है। एंड वो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या है, टॉपिक मीन डेविएशन का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, और ये क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो उनका बेसिक मीनिंग है, उसके ऊपर से क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि मीन डेविएशन जो है इट कैन बी कंप्यूटेड ईदर फ्रॉम मीन और मीडियन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज मीन डेविएशन को आप मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हो एज वेल एज मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम मीन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ और सिर्फ हमेशा हम मीन से ही कैलकुलेट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से कैलकुलेट किया जाता है बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि जो सम होता है डेविएशंस का वो मिनिमम होता है। ठीक है, अगर हम मीन से डेविएशंस लेते हैं तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम मीन। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3। फाइन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द यूनिट 9 दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो इस यूनिट में आपको काफ़ी सारे एक्ट्स मेंशन्ड हैं एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन है। तो बेसिक अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग पता है एंड उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड होते हैं तो ये आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पूछा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज को इस एक्ट के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है, चेक को भी माना गया है एज वेल एज प्रोमिसरी नोट को माना गया है। मीन्स एक्ट के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 3 होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एज वेल एज प्रोमिसरी नोट। मनी ऑर्डर इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मनी ऑर्डर। फाइन गाइज, सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, जिसमें मैं आपसे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस कर रही हूँ, टोटली बेस्ड ऑन एक्चुअल पेपर पैटर्न। सो गाइज, अगर आपकी सीरीज़ अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज फॉर मोर सच यूजफुल एज वेल एज informative videos. Don't forget to subscribe to my channel. So I'll meet you in the next video very soon. Till then, keep learning and thank you so much.